नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज बात करेंगे हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के रिगार्डिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें बताया गया है कि आपका जो एग्जाम है वो 5 जून से 23 जून तक होगा। बीच में इस डर से स्किप कर दिया है कि अभी तो एग्जाम नहीं होने वाला है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है कि अब हम कैसे रिवाइज करेंगे, फ्लो टूटने के कारण ऐसा हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये वो सब डिस्कस करूंगी कि कैसे आप वो चीज अपना सुधार सकते हैं कि आपने अगर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी थोड़ी बहुत, या फिर आप ऐसे एस्पिरेंट तैयारी तो कर चुके हैं लेकिन एक आप रिवीजन चाह रहे हैं कि इतने कम दिनों में हम इतना सारा जो रिवीजन है वो कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने भी अपना आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्जाम था वो क्लियर किया था 2019 में। आप जानते हैं कि वैकेंसी आई थी, तो वो एग्जाम मैंने इसमें क्लियर किया था। इसमें सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 आप जानते ही होंगे, लेकिन सीबीटी 1 जो है वो मैंने 80 मार्क्स के साथ 100 में से वो क्लियर किया था। सीबीटी 2 की मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं सीबीटी 2 में डिस्क्वालीफाई हो गई थी, टाइपिंग के लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और अब मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि जो मैंने अपना एग्जाम दिया ना, उसमें मैंने अपनी तैयारी को कैसे पूछ किया। इतना जो स्कोर था मेरा, एक अच्छा स्कोर आप इसको कह सकते हैं 80, तो ये मैंने कैसे स्कोर किया। देखिए, अब बात करेंगे हम सब्जेक्ट्स पे। जैसे एक एक सब्जेक्ट पे मैं आपको बताऊंगी कहाँ आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। मैथ्स की बात करें तो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन आते हैं, और आपके जो जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके लिए मेरी पहले एडवाइस आपको यही होगी कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तो अगर मैथ्स में देखें, क्योंकि सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है एस्पिरेंट की वो मैथ्स ही है। आप जानते होंगे मैंने कई वीडियोस भी इस चैनल पर डाली हैं, तो मेरा मैथ्स पहले से ही बहुत अच्छा रहा है और उसके लिए मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस भी किया है। और अब कभी भी मैं एग्जाम वगैरह देने जाती हूँ तो मैं यही करती हूँ, एग्जाम डे से पहले फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेती हूँ। बस फॉर्मूला रिवीजन से आप एक एक चैप्टर के अगर फॉर्मूला आज से भी रिवाइज करेंगे तो एग्जाम तक आपका रिवाइज हो जाएगा। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो देखिए, नोट्स अगर आपने बनाए हैं फॉर्मूला के, एक जगह आपने उसको लिखा होगा। ऐसा अक्सर आप कहीं टीचर से कोर्स करते हैं या फिर किसी बुक से पढ़ते हैं, बुक में भी मिल जाते हैं, तो वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने किसी टीचर से पढ़ा है तो अपने नोट से रिवाइज कीजिए। एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि आप फॉर्मूला बुक परचेज कर सकते हैं। और अगर ऐसा है कि आप नए से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप अपने टीचर से ही फॉर्मूला रिवीजन की क्लास देख लीजिए। और इसमें मैं कुछ टीचर्स वगैरह तो आपको ज्यादा सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। जैसे आप कर सकते हैं, गगन सर हैं, उनकी जो बुक आती है उसे आप कर सकते हैं। और अभिनय सर भी बुक रिलीज करते हैं, वो फॉर्मूला वगैरह की उन्होंने वीडियोस भी बनाई हुई है। आदित्य सर ने भी वीडियोस बनाई हुई है और उनकी जो बुक आती है उसमें भी फॉर्मूला रिवीजन एक पूरा पेज पे एक चैप्टर से पहले उसको फॉर्मूला दिया होता है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। या फिर आप साहिल सर की वीडियोस देख सकते हैं फॉर्मूला रिवीजन की, वो भी बहुत अच्छा फॉर्मूला रिवीजन की वीडियोस है, तो वहां से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हुई मैथ की बात। इसमें आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ये बिल्कुल मत करना कि कोई भी आपने टीचर सर्च किया न्यू की, इससे तो हमें समझ में नहीं आ रहा, फिर आप दूसरे पे टाइम वेस्ट करेंगे और कोई प्लेलिस्ट देखेंगे जिसमें 40 वीडियोस हैं, चैप्टर वाइज हैं, फिर आप एक दिन में 4 वीडियो करेंगे कि मैं 10 दिन में कंप्लीट कर लूंगा। तो इससे आपने जो तैयारी की होगी उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा और आप वहां एग्जाम में जाकर एक्चुअली कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने इस ट्रिक से यहाँ पे करना है या ये ट्रिक कहाँ पर लगानी है। ये अप्लाई करने का टाइम नहीं है, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने का समय है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको एक फॉर्मूला रिवीजन बेस्ट कर लेना चाहिए और आपको सेक्शनल मॉक देने चाहिए। रीजनिंग में आपको इतनी ज्यादा अगर वीक है, बहुत ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ी है, तो उसे चैप्टर वाइज करने की जरूरत होती है। और वैसे अगर देखा जाए तो रीजनिंग सभी कर लेते हैं, ऑन एन एवरेज बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं रीजनिंग में सबके। और कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपको रिवाइज करने की जरूरत हो सकती है, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, क्लॉक कैलेंडर हो सकता है, और आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो होता है, या फिर आपके जो नंबर सीरीज होते हैं जिनमें हमें लॉजिक लगाने होते हैं उसकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो इसमें जो 3-4 चैप्टर हैं इनमें ही बहुत थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी, रीजनिंग का थोड़ा सा टाइम कम कर दीजिए और उसका टाइम अपना मैथ्स और जीके पे लगाइए। अब सबसे बड़ा जो महासागर है वो जीके का है कि उसे कैसे रिवाइज करें। तो अक्सर मैं आपको बताती हूँ जीके का जो रिवीजन का तरीका है वो बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको इस वीडियो से ये तरीका बेस्ट लगता है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, फिर आपको बताती हूँ, क्या पता आपने वो वीडियो नहीं देखी हो। तो जो जीके में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, एक ही तो सब्जेक्ट नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इको है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी 3 है, मिडाइवल, एंशियंट, मॉडर्न, और सी आपका करंट अफेयर है, और आपका वो होता है स्टैटिक वगैरह। साइंस तो है, साइंस आप इग्नोर नहीं कर सकते एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्जाम में, क्योंकि बायो बहुत पूछी जाती है, फिजिक्स भी, और केमिस्ट्री जिन एग्जाम में पूछी जाती है वो अच्छे ही लेवल की पूछी जाती है।
तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो इन दिनों में आप केमिस्ट्री को स्किप कर सकते हैं। थोड़े बहुत जो टॉपिक आपको समझ आए बस वो कीजिएगा, नए टॉपिक कुछ मत करना केमिस्ट्री के, क्योंकि वो दिमाग घूम जाता है, फिर नहीं कर पाते हैं। बायो में आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि बायो से जो आप याद कर लेंगे ना और उससे क्वेश्चन आ गया तो बहुत ईजी आप उसको सोल्व कर लेंगे, वहां पर याद भी आ जाएगा। तो अब मैं बात करती हूँ आपको इन सब्जेक्ट को कैसे एक साथ रिवाइज करना है। तो इनको बांट लीजिए आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, कि 3 सब्जेक्ट मुझे करने हैं इस हफ्ते में, फिर 3। मेरा रिवीजन का जो बेस्ट तरीका होता था वो ये कि मैं सबसे पहले पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी हमेशा से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो जो आपका हो वो आप उठा सकते हैं, उससे आपका इंटरेस्ट बन जाता है। तो जो रिवीजन में आप पहले पॉलिटी ले सकते हैं, तो उसके साथ आप कोई साइंस की एक ले लीजिए, जैसे कि साइंस का एक आपने ले लिया है फिजिक्स, तो आप पॉलिटी के साथ फिजिक्स रिवाइज करेंगे। उसके साथ आप हिस्ट्री का एंशिएंट ले सकते हैं। इस तरीके से आपने ये इसमें डेज बांट लीजिए कि 3 दिन में हमें ये 3 सब्जेक्ट जो है एक साथ लेके कंप्लीट कर लेना है। और एक बात और कहना चाहूंगी, ये मत सोचना कि आज मैं पॉलिटी लेके बैठ जाऊँ तो पॉलिटी को एक दिन में पूरे में रिवाइज कर लूंगा। ऐसा होता है, हम एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 1-2 चैप्टर रह जाता है, फिर एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हम इतने बोर हो जाते हैं कि वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता और वो पूरा दिन वेस्ट जाता है। तो आप 3-3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलेंगे ना, तो आप रिवाइज कर पाएंगे। जैसे आपने 4 दिन दिए किसी 3 सब्जेक्ट को, फिर अगले 4 दिन में आपने और 3 सब्जेक्ट उठा लिए। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम रहेगी आपकी वो ये कि करंट अफेयर कैसे करना है। आपको मैं बताऊं कि जो पिछला एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें करंट अफेयर बहुत अच्छा पूछा गया था। और अभी के रेलवे के जो रिसेंट एग्जाम है, आपने उनमें भी देखा होगा कि बहुत डीप करंट अफेयर पूछा गया है। तो टीसीएस ने जो करंट अफेयर पूछा है उसमें डीपली पूछा है। तो अगर आप डीपली भी नहीं कर पा रहे हैं तो उतना कर लीजिए जितना आपके याद हो। तो मैं करंट अफेयर के लिए आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी, आप ईयरली ना करें, ना मंथली करें, ना ही आप वीकली करें, आप टॉपिक वाइज करें उसको। टॉपिक वाइज आप ऐसे कर सकते हैं कि आज आपने अपॉइंटमेंट की वीडियो पढ़ी और कल आपने अवार्ड्स की पढ़ी, फिर अगले दिन आप देख लीजिए कि हमें स्पोर्ट्स पढ़ना है। स्पोर्ट्स और अवार्ड्स वगैरह ये कैटेगरी वाइज होते हैं, तो उनकी जो कैटेगरीज होती हैं उन्हें पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर याद नहीं होते। तो आप 2-2 दिन में कर सकते हैं कि अवार्ड मुझे 2 दिन में कंप्लीट करने हैं हर कैटेगरी के जो अभी मिले हैं, और हमें स्पोर्ट्स कंप्लीट करना है, और या फिर हमें अपॉइंटमेंट है, या फिर कोई जो योजना है राज्य की है या केंद्र की है। तो इस तरीके से आप एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करते जाइएगा, उससे आपका करंट अफेयर साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगा और आपको ये भी नहीं लगेगा कि मुझे बहुत सारा पढ़ना पड़ रहा है। और ऐसे जैसे मैंने बताया कि आप 3-3 सब्जेक्ट एक साथ ले सकते हैं, उनके लिए आप दिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बांट लीजिए। 4 दिन में हो सकता है आप रिवाइज कर सकते हैं, तो आप 4 दिन में कीजिए, 5 दिन में तो 5। एक हफ्ते से मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट को किसी को भी मत दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका जो टाइम है ना वो आपकी रिवीजन से ऊपर चला जाएगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे। और ये तो बात रही रिवीजन की, आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके जो नोट्स हैं उससे अलावा आपके लिए कुछ भी बेहतर नहीं है। तो आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो कहीं बिल्कुल मत भटकिएगा कि हम ये पीवाईक्यू सीरीज कर लें, कोई हमें ये कह रहा है कि 20 दिन में हम आपका कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर आप यूट्यूब पे इसी तरह भटकते रहे तो एग्जाम में भी आपका दिमाग ऐसे ही भटकेगा, क्वेश्चन याद नहीं आएगा। तो इसीलिए अपने जो नोट्स बनाए हैं या फिर कुछ हाईलाइट किया है तो उन्हें रिवाइज कीजिए। ये टाइम अपने आप को और ज्यादा बूस्ट करने का है, ना कि किसी नई चीज को पढ़ने का है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कैसे रिवाइज करना है। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो मॉक में टाइम मैनेज करने में आती है, अक्सर आती है। मैंने अपने एनटीपीसी के एग्जाम जब दिया था तो उसमें मुझे पहले ये नहीं पता था कि मॉक्स भी देने होते हैं, इस तरीके से फुल मॉक देने होते हैं। वैसे मैं उस पर लगा लेती थी, यूट्यूब पे कोई पढ़ाता था, जैसे 25 क्वेश्चन करवाए हैं, 30 क्वेश्चन की सीरीज, तो मैं तब पढ़ लेती थी। लेकिन मुझे मॉक से थोड़ा डर लगता था कि इसमें टाइम कम पड़ेगा, क्वेश्चन मुझसे होते नहीं थे और टाइम चला जाता था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एक और चीज मैं अभी आपको बताऊंगी, आर्ट ऑफ स्किपिंग, अगर आप जानते हैं, मैंने कई वीडियोस में इसको आपके साथ शेयर किया है। तो मॉक का तरीका यही है, पहले आप मॉक दीजिए, फिर उसको 5-10 मिनट आप रेस्ट लीजिए, बंद कर दीजिए अपनी नोटबुक वगैरह, और फिर जब आपका माइंड थोड़ा शांत हो फिर उसको एनालिसिस करना शुरू कीजिए। जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता लगता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब इसमें आपको जो, अगर ये तो हुआ एनालिसिस का तरीका कि हमारी गलती क्या है क्या नहीं। अब टाइम मैनेज पे आते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, हमारा जो क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं, मैथ्स के या रीजनिंग के बाद के लिए छोड़ते हैं, लेकिन फिर वो नहीं हो पाते हैं। तो ये पता होना चाहिए क्वेश्चन जो करना है उससे ज्यादा ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमें छोड़ना है। कभी मैथ्स के लिए आपको, ज्यादातर मैथ्स में ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन करते हैं और मान लेते हैं कि मैंने कोई क्वेश्चन किया और उसमें मैं एक कैलकुलेशन रोंग कर रही हूँ और मैं दोबारा ट्राई करूंगी उससे, फिर मैं डेफिनेटली उसे दोबारा रोंग करूंगी कि उस टाइम पे आपका माइंड उस क्वेश्चन के लिए वर्क नहीं कर रहा है। तो प्लीज वो क्वेश्चन भी चीख चीख के कह रहा है उसे स्किप कर दीजिए, उस टाइम के लिए स्किप कर दीजिए, और स्किप करने में इतना टाइम मत लगाइए कि वो दूसरे क्वेश्चन का भी टाइम खा जाए। आपको क्वेश्चन को देखते ही पता होना चाहिए कि हाँ ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, मैं इसे बाद में करूंगा, या फिर
मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है तो मैं इसे बाद में करूंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब आप ये सीख जाएंगे ना, ये मॉक से ही आएगा। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा टाइम से स्किप करना है, और कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। और एक रेलवे की खासियत मैं आपको बता दूं कि रॉन्ग क्वेश्चन तो होते ही हैं, और उन रॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम दिमाग लगाते रहते हैं लेकिन बाद में बाहर आके पता लगता है ना शिफ्ट से कि वो तो रॉन्ग था क्वेश्चन। तो मॉक में तो आपको रॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्योंकि जो टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं वो उसको इम्प्रूव करके देते हैं, लेकिन वहां आपको हो सकता है कि मिले। तो अगर एक क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार अगर गलत हो रहा है ना, तो प्लीज उसको वहीं पे स्किप कर दीजिए। फिर बाद में उसको अगर टाइम मिले तो देखिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। तो अगर आप आर्ट ऑफ स्किप सीख जाते हैं तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाता है। दूसरा, आप टाइम मैनेज जो होता है, जो आपकी 16 से 17 मिनट बच जाती हैं, उसमें आप अपने मैथ्स के क्वेश्चन को देख भी सकते हैं कहाँ आपने कोई गलत ऑप्शन तो नहीं लगा दिया। बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे, टाइम को भी मैनेज कर पाएंगे, एनालिसिस करके अपनी गलती को भी सुधार पाएंगे। ये भी पता लगेगा कि हम एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये तो हमें आते हैं, और जो नहीं आते हैं हमें वो पढ़ने चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉक के लिए आपको क्या करना है। बस एनालिसिस करना है, अपनी गलती सुधारनी है, टाइम मैनेज के लिए अपनी जो आर्ट ऑफ स्किपिंग है, स्किप करना है क्वेश्चन को, वो कैसे करना है वो प्रैक्टिस करनी है उस चीज की। बस तो आप स्ट्रेस मत लीजिएगा। वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो गई हो, लेकिन मैंने आपको वो सब बताया जो मैंने फॉलो किया। मैंने इस अपने एग्जाम में यही सब फॉलो किया कि मैंने जो जीके को रिवाइज किया वो इसी तरीके से जैसे आपको बताया। और मैथ्स का मेरा बहुत प्रैक्टिस थी मैथ्स की, तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती थी। हो सकता है आप में से कुछ एस्पिरेंट भी कर लेते हो और कुछ नहीं, तो वो प्रैक्टिस की बात होती है। प्रैक्टिस आप करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और रीजनिंग में तो आप कर ही लेते होंगे स्कोर, लगभग अक्सर सभी एस्पिरेंट जो है वो कर लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जहां भी आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो प्लीज वहां इसको शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा। कहीं आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका जो रिप्लाई है वो इंस्टेंटली आपको दे दूंगी। अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टीम।